वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हल मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकाला जाएगा इसके संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल उठ खड़ा हो जाता कि मैं अगर एक एग्जाम्पल दे दूं बोर्ड पे, आप प्रॉब्लम्स बना लोगे। यहां 70% इसी बच्चे पे फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम बना ली है, लेकिन वहां पहले आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो लेते हो उसमें होमोजीनियस किसको बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस किसको बोलेंगे, ठीक है, किस परिस्थिति में किसका हल कैसा होगा, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो ये सारी बातें निर्भर करता है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो मैं अपने तरीके से चलता, ठीक है, बहुत सारे वीडियो देखते, तो अब अपनी अनुभव में क्या शेयर करूं आपको। चलिए, तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ध्यान दोगे आप लोग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, आल्सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल तक ही सीमित रहोगे। आपका सिलेबस यही है, लेकिन आप ये समझ लें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स भी हो सकता। तो जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ते तो वहां 2 समीकरण, 2 इक्वेशंस आएंगे। 3 वेरिएबल्स में 3 आएंगे, नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद n वेरिएबल्स के लिए जाएंगे तो वहां n इक्वेशंस होंगे जो उस n वेरिएबल्स को अपने आप में शामिल करे, ठीक है। तो अब सवाल उठता कि मैं यहां 2 और 3 के लिए ही डिस्कशन करता, ठीक है। तो ये स्टार मैंने लगाया, यहां मैंने लिखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ गए। अब ध्यान देंगे, यहां में a11 x प्लस a12 y इक्वल्स b1, और फिर a21 x, कोई जरूरी नहीं है, a1 a2 भी हम ले सकते हैं, a21 x प्लस a22 y इक्वल्स b2, है ना। अब ध्यान देने की बात, ये सिस्टम जहां ध्यान दोगे a11 a12, ठीक है, देख रहे हो, a21 a22, ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं किसका, x और y का क्रमशः। b1 b2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और एक बात ध्यान रखेंगे, आगे भी जो मेरा थ्योरी होगा इसमें कांस्टेंट टर्म राइट साइड रख के ही इसका मैट्रिक्स इक्वेशन भी बनाया जाएगा, तो फॉर्म को पकड़ना बहुत जरूरी है। अब यहां ध्यान दोगे, अब इसमें 2 बातें कि ये होमोजीनियस सिस्टम कब कहलाएगा, क्या बोला मैंने, होमोजीनियस सिस्टम कब कहलाएगा, और
नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या कब कहलाएगा? तो देखो, होमोजीनियस से मतलब है समघातांकी, अर्थात यहां देखो, यदि आप 2x प्लस 3y इक्वल्स 0 ले लेते हो तो कांस्टेंट टर्म 0 है, ध्यान दे रहे हो। अब इसमें जो दो टर्म्स हैं, दोनों ही पदों में वेरिएबल्स का घातांकों का सम, तो वेरिएबल देखो यहां भी घातांक का 1 है और यहां भी क्या है, 1 ही है, पावर्स 1 1 है। तो दोनों पदों में वेरिएबल्स जो हैं उसके घातांक क्या है, बराबर है, देख रहे हो। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। यदि मैं यहां 0 हटा दूं, यहां 2 डाल दूं, तो फिर यहां प्रॉब्लम है, यहां तो कोई वेरिएबल नहीं है, नहीं बात समझ रहे हो। तो यहां 0 डाल दूं तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स x एंड y, बात समझ रहे हो। जैसे यहां ध्यान दोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3xy, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर बराबर 0। देखो बेटा, ये होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स वाई कहलाएगा सेकेंड डिग्री का। क्यों? पहले पद में एक्स वेरिएबल है केवल, जिसका पावर 2 है। दूसरे टर्म में एक्स वाई दोनों है, तो दोनों के पावर का सम 2 है, और यहां केवल y है। तो इस टर्म में वेरिएबल्स के घातांकों का सम बराबर है 2 2 2। तो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y कहलाएगा। लेकिन इसी में मैं अगर प्लस x कर दूं, अब ये होमोजीनियस नहीं रहेंगे, बात समझ रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि ये ऐसे हैं कि सभी पदों में देख रहे हो वेरिएबल का पावर क्या है, यहां 1, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। अब यदि सिस्टम में ध्यान देंगे, एक ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है, तो ये सिस्टम में दोनों समीकरण जो है वो क्या है, होमोजीनियस है। तो इसको मैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस बोलूंगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ये सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है। यदि मैं यहां A2 ले लूं, अब ये होमोजीनियस नहीं है, बात समझ रहे हैं। अर्थात कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस कहलाएगा जब उसमें जितने समीकरण हैं सब के सब होमोजीनियस हो, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो ये नॉन होमोजीनियस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस होगा, बात समझ रहे। अर्थात तुम ये समझो कि अगर B1 B2 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए, तो ये सिस्टम होमोजीनियस हो जाएगा, बात समझ गए। और यदि B1 B2 में से कम एक नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। दोनों नॉन जीरो ये होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। है? तो अब यहां सवाल उठ जाता, ध्यान दोगे कि यहां पर ये और यही मैं इस तरह लिख दूं, A11 x प्लस A12 y इक्वल्स B1, फिर A21 x प्लस A22 y, सॉरी 0 इक्वल्स 0। दोनों में फर्क हो गया बेटा। ये जो है होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। और यहां यदि दोनों 0 नहीं है, दोनों ध्यान से सुनोगे, दोनों 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन
होमोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, जहां क्या है B1 और B2 दोनों के दोनों जीरो नहीं है। ध्यान से सुनोगे, ये क्या हो गया, होमोजेनियस सिस्टम हो गया। हाँ, यहां भी अगर B1 बराबर B2 बराबर जीरो कर ले हम, तो ये होमोजेनियस हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो? हाँ, तो यहां पे ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम और ये होमोजेनियस सिस्टम किसमें, टू वेरिएबल में। फिर ध्यान से देखोगे, जहां B1 B2 क्या कम से कम एक जरूर क्या हो, नॉन जीरो हो, तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम होंगे। और दोनों में जीरो आ गया तो ये होमोजेनियस सिस्टम हो गए। ठीक इसी तरह आप थ्री वेरिएबल्स में जाओगे। किस में जाओगे, थ्री वेरिएबल्स में। तो थ्री वेरिएबल्स में आपका ये हो जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। क्या सब होगा, ध्यान दोगे, थोड़ा यहां जगह कम है, लेकिन फिर भी मैं अब ये सीधे लिख लेता मैं, A1x प्लस B1 या A2y प्लस A3z इक्वल्स B1, फिर A2x प्लस B2 सॉरी B1 वहां ले लिए। अच्छा, यहां C1 कर लेते, C1 तो फिर दिक्कत होगा। यहां D1, क्योंकि तीन इक्वेशन लेना होगा। ये आपको आ गया B1x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स D2, फिर C1x प्लस C2y प्लस C3z इक्वल्स D3। अब ध्यान दोगे, आप सोच रहे होगे यार किताब देख के थोड़े हम लिखते, अगर इस रूप में लिखते तो A11 नहीं समझे, लिखते यहां A12, यहां A13, फिर यहां A21, लेकिन मैंने यहां सिंपल फॉर्म में लिखा और वहां मैंने क्या किया, यानी रो कॉलम के आधार पे लिख दिया, तो इस सब से कोई अंतर नहीं है। यहां भी मैं वो ऐसा कर सकता, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, अब यहां ध्यान देने की बात है कि यदि ये तीनों जीरो हो जाएगा तो ये सिस्टम क्या होगा, होमोजीनियस कहलाएगा। तीनों में D1 D2 D3 तीनों में D1 D2 D3 कौन जीरो हो जाएगा, D1 D2 D3 तीनों में अगर जीरो के बराबर हो जाए तीनों इक्वेशन में, तो ये सिस्टम होमोजीनियस होगा। जैसे मान लो कि यहां मैं दे दूं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स 0। अब ये ध्यान दोगे, ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स है, बट ये क्या है, होमोजीनियस हो गया। तो ये होमोजीनियस हो जाएंगे जब D1 D2 D3 तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। बात समझ गए? और नहीं, अगर इसमें से कोई भी एक कम से कम एक नॉन जीरो है, तब इसको आप होमोजीनियस सिस्टम नहीं बोलोगे। ध्यान से सुन लो, तीनों D1 D2 D3 तीनों जब जीरो हो जाएगा तो होमोजीनियस बोलोगे, होमोजीनियस सिस्टम। बात समझ रहे हो? हाँ, अगर इसमें एक कम से कम एक ऐसा हो जो क्या हो जाए, नॉन जीरो रह जाए, तो ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। तो ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। क्या कोई दिक्कत? अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या है, तो देख लो यहां, अगर यही कह दें कि B1 B2 दोनों अगर जीरो हो जाता है
तो सिस्टम क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। अब कोई क्वेश्चन उठाएगा कि अगर एक जीरो है एक नॉन जीरो है, तब नहीं होगा, तब नॉन होमोजीनियस बोलोगे। दोनों जीरो होना है। ठीक उसी तरह D1 D2 D3 तीनों अगर जीरो है तो सिस्टम क्या होगा? होमोजीनियस। कहोगे ये बात क्यों पढ़ा रहे हो, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है? कैसे नहीं प्रॉब्लम है, परेशान तो हो जाओगे। देखो, आपने ये पढ़ा कि कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम consistent सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। ये जो बातें आप कहते हो, तो कॉन्सिस्टेंट का क्या मतलब? यदि किसी भी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक या एक से अधिक हल प्राप्त होते हैं, तो मैं उसे, अर्थात कम से कम एक हल प्राप्त हो, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? कि सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है। और यदि सिस्टम को कोई हल ना मिले, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा हल क्या होगा? तो सुन लो, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हल, जैसे यहां दो वेरिएबल में हो, तो एक्स वाई का वो मान जो सिस्टम में उपस्थित सभी समीकरणों को क्या करे? संतुष्ट करे, वो आपका हल हुआ। नहीं समझ रहे हो? और सिस्टम का हलों की संख्या एक सेट भी हो सकता, एक से अधिक सेट्स भी हो सकते, जैसे आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़े हुए होंगे। तो यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है, कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक या एक से अधिक हल मिल रहा है। और सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अब यहां बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। क्या? तो जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की हम बात करेंगे, तो वहां इनकॉन्सिस्टेंट वर्ड नहीं आएगा। मतलब वहां सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होंगे, कॉन्सिस्टेंट ही केवल होंगे। कहोगे ऐसा क्यों सर? तो देखो, जैसे आप ये तीन इक्वेशन है, देखो इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये क्या है? होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि सभी में D1 D2 D3 ये कांस्टेंट टर्म देख रहे हो, जीरो है, तो ये सिस्टम ही क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कहलाएगा। अब एक बात देखो, अगर यहां तीनों वेरिएबल का जीरो ले लो, तीनों वेरिएबल का मान जीरो ले लो, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, z बराबर जीरो, बोलो यार, पहला को संतुष्ट कर रहा है, दूसरा को भी कर रहा है, तीसरा को भी कर रहा है, तो बोलो ये हल होगा कि नहीं? ठीक इसी तरह दो वेरिएबल में अगर तुम ले लेते हो x प्लस 2y इक्वल्स 0, x माइनस y इक्वल्स 0, तो देखो यहां x बराबर 0 और y बराबर 0 क्या दोनों को संतुष्ट कर रहा है? तो क्या सिस्टम का हल हुआ कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि जब सिस्टम होमोजीनियस होगा, चाहे इन 2 वेरिएबल्स हो या इन 3 वेरिएबल्स हो या इन n वेरिएबल्स हो, तो वहां क्या होगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा, कम से कम एक सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। और वो क्या होगा? तो 0 0, जैसे 2 वेरिएबल में x0 y0, 3 वेरिएबल में x0 y0 z0, इसी तरह n वेरिएबल में होगा तो सभी का मान 0। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के लिए की मेहनत करना ही नहीं है, इसको मैं जानता ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये मामूली, अर्थात जिसके लिए एफर्टलेस, जिसके लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन वही जब सिस्टम नॉन होमोजीनियस होगा, तो वहां कॉन्सिस्टेंट भी होंगे और इनकॉन्सिस्टेंट भी होंगे। अब बोलो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? और जबकि होमोजीनियस है तो इनकॉन्सिस्टेंट की कोई बात ही नहीं रह जाती।
ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। किसके लिए मैं बोला? होमोजीनियस सिस्टम के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो बताओ बेटा, क्या यह आवश्यक है कि नहीं कि पहले मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानूं कि नॉन होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस क्या है। एक बार फिर सुन लेते, अरे यार प्रॉब्लम को ना तो इसको छोड़ देते हैं, एक प्रॉब्लम बता देंगे पूरा किताब बन जाएगा, जो बच्चा यहां का करना चाहता है, लेकिन आगे बर्बाद होगा। ऑनर्स लेवल में जाओगे या कॉम्पिटिशन के लिए जाओगे तो ये बेसिक, आप बेसिक रहना चाहिए। 11th 12th का मतलब है विथ बेसिक जाओ, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ जाओ। तो ये मैंने कहा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये है। जब इसमें b1 और b2 दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो इक्वेशन का रूप ऐसा हो जाएगा। तो इसमें और इसमें फर्क हो जाएगा। इसे मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहूंगा, जहां ये दोनों जीरो नहीं है। ऐसा हो सकता एक जीरो हो एक नॉन जीरो हो, और जब दोनों जीरो हो गया तो सिस्टम हो गया होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन इस रूप में है तो देयर इज क्वेश्चन कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता नॉन होमोजीनियस के केस में। लेकिन जब होमोजीनियस सिस्टम है तो ये तो डेफिनेट है एक हल मिलेगा। और कौन सा हल मिलेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। है जी, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि हल का क्या मतलब? किसी भी सिस्टम का हल का मतलब वेरिएबल जो उसमें है, अगर दो वेरिएबल में है तो दोनों वेरिएबल का ऐसा मान जो सिस्टम में दिए गए सभी समीकरणों दोनों को क्या करे? संतुष्ट करे, वही ना उसका हल होगा। तो यार इस केस में देख 0 0 संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यहां देख 0 0 कर रहा है कि नहीं। नहीं समझे बात? हाँ? और ठीक उसी तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, घबराना नहीं। यहां मैंने रो कॉलम के आधार पे लिख दिया और यहां मैं दूसरे रूप में चला गया, तो ये गलती या ये सही, ऐसी बात नहीं समझना। तो ये आपका क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हुआ। ठीक है, d1 d2 d3 अगर तीनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस कहलाएगा, होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है आपका, ये एग्जांपल है आपका, देखो। और ऐसा जब हो जाएगा तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 सभी समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो क्या सिस्टम को हल मिला कि नहीं? इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम अगर है तो वहां हल नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। वहां सवाल उठेगा कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का। तो ट्रिवियल केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन रख रहा है, इसका मतलब एक ही हल है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नहीं समझे बात? बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये बात की है, बाद में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग, हाँ, तो यहां पहला कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a system of equation is said to be consistent if it has one or more solutions। ठीक है, दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ a system of equations
is said to be inconsistent if it has no solution। अब देखो यार, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में फर्क आता है कि नहीं? हाँ? आएगा कि नहीं? क्यों? सिस्टम अगर होमोजीनियस होगा, भले ही 2 वेरिएबल से हो, 3 वेरिएबल से हो, एक सॉल्यूशन जरूर आएगा जिसको क्या कहा जाता? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे चलते। अब सवाल आता कि आप किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हल मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालने को जाओगे? अर्थात हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हल निकालेंगे, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से। किससे निकालेंगे? मैट्रिक्स मेथड से। अब बोर्ड साफ कर दो। अब ध्यान दोगे, यहां मैं लिखने जा रहा मैट्रिक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ध्यान दोगे, मैट्रिक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोला मैंने? मैट्रिक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अर्थात यहां जो थ्योरी में देने जा रहा वो कब एप्लीकेबल है बताओ? नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए। अब आप बताओ, थ्योरी पढ़ लेते हो और वो होमोजीनियस में लगेगा कि नॉन होमोजीनियस में लगेगा, ये जानते ही नहीं। अब देखो, यहां में ये एक थर्ड वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल्स में ही ले, या थर्ड वेरिएबल में किसी एक में लेके मैं दिखा देता, तो थर्ड वेरिएबल में मैं ले लेता। चलो, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स b1। यहां b1 ले ले, पहला वाला में हम मिटा दिए थे, यहां रूप बदल दिए हम। फिर a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स b2। यहां a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स b3। आपको पहले मालूम है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनकी किस में? 3 वेरिएबल में। ये 3 वेरिएबल में है, x, y और z। तो यहां लेट ए कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये क्या हुआ? इट इज ए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। चूंकि 3 वेरिएबल्स का लिए, ऑर्डर 2 का होगा तो क्या होगा? 2 ऑर्डर का होगा। ये मैट्रिक्स किससे बना है? एक्स, वाई, जेड के कोफिशिएंट से। फिर एक्स, कैपिटल एक्स, जो कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं वेरिएबल से,
तो कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स। और मैट्रिक्स बी ये कांस्टेंट टर्म से, और देख लो ये जब भी फॉर्म करोगे इक्वेशन दिए गए सिस्टम को इस रूप में लिखना होगा। इस रूप में लिखने का मतलब कांस्टेंट टर्म को केवल राइट साइड रख के तब बनाया जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। फॉर्म देखते जाओ। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका मैट्रिक्स इक्वेशन, नाउ मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? ए एक्स इक्वल्स बी। याद करो डिटर्मिनेंट जब मैंने शुरू किया था तो यही चीज लाया था। ए एक्स दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ये पक्षा दे देंगे, इक्वल्स B1 ये आ जाएंगे, B1 B2 B3। अर्थात ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको मैट्रिक्स इक्वेशन के इस रूप में बदले जा सकते हैं। जैसे पहले ये बात समझ लो, जैसे मान लो आप 2 वेरिएबल में रहोगे, देखो टेंशन नहीं लेना है, ये 2x माइनस वाई इक्वल्स 7, ठीक है, x प्लस वाई, मान लो 8 है ना। अब इसको जो हल करने जाओगे तो पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले गए, एक्स वाई से रिलेटेड टर्म्स को लेफ्ट साइड रखे इस रूप में। अब यहां क्या करोगे? ए हो जाएगा 2 1 माइनस 1 1, नहीं, और x जो होगा वो 2 वेरिएबल में है तो एक्स वाई, समझ रहे हो। और ये आपका ए बी हो जाएगा 7 8, नहीं समझ रहे हो? हाँ हो जाएगा। अब आप देखो कि इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस रूप में डाल सकते हो। किस रूप में? ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हो। पहले भी मैं बताया था, क्योंकि पूरा डिटर्मिनेंट क्यों आवश्यक है वहां मैं ये चीज बताया था। अब फिर यहां देख लो, ये होगा कि नहीं। यहां जो ए डालोगे, अभी इसको यहां देख लो, फिर मिटा देंगे हम। यहां ए डालोगे तो 2 1 माइनस 2 1 आएगा, और ये एक्स वाई आएंगे, अब बराबर होगा 7 8, नहीं समझ रहे हो? यहां गुना ये पूरा यहां, तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? इसको यहां करोगे 2x माइनस कितना, ओ सॉरी यहां -1 है बेटा, यहां -1 है, 2x माइनस वाई हो गया। अब फिर इसको यहां किए तो फिर इसको भी ना यहां करोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना, 7 8। अब बोलो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से 2x माइनस वाई बराबर 7 और x प्लस वाई बराबर 8, तो बोलो इस सिस्टम को ऐसे, यही चीज तुमको बता देते और इनवर्स निकाल के कहते मल्टीप्लाई कर लो, हो गया, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतनी जो थ्योरी बताए ये पढ़ने में तुम लोगों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाद में इसका खामियाजा समझोगे तो बोलो ये इक्वेशंस आ गए। अर्थात अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल या इन 3 वेरिएबल, जैसे मैंने यहां इन 3 वेरिएबल्स ले लिया, तो यहां पहले इक्वेशन सभी समीकरणों को किस रूप में रखोगे? कांस्टेंट टर्म को राइट साइड डालना, एक्स वाई जेड से संबंधित टर्म लेफ्ट साइड रखना। अब गुणनकों से मैट्रिक्स ए बनाना, जो डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वेरिएबल से एक मैट्रिक्स एक्स कॉलम मैट्रिक्स बनाना, कांस्टेंट टर्म से एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में मैं लिख सकता, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी। अब यहां से शुरू होगा ड्रामा कि अब यहां ये दिए गए सिस्टम कब कंसिस्टेंट होंगे, तो कंसिस्टेंट होंगे तो उसमें कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब
मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, अर्थात मैनी सॉल्यूशंस का केस आएगा, कब इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अब वो सारा ड्रामा निर्भर करेगा ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके ऊपर, इसके डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो अब आप जानते हो 0 और एक नॉन जीरो और एक 0 जानते हो। हाँ, तो जब ये नॉन जीरो अब होगा तो सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों? कि ये नॉन जीरो है, अर्थात ए नॉन सिंगुलर है, अर्थात इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब ये होगा तब तो अब हम लोग कल यहां से चलेंगे। आज इतनी बात प्रॉब्लम नहीं आज बनेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है? इतना ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत? अब आगे कल हम लोग इसके बाद चलेंगे, ठीक? ओके, बंद कर दो।